हिंद। यूट्यूब के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मध्यपाषाण काल के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन कल की क्लास का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अध्याय 2 में आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इस अध्याय में क्या पढ़ रहे थे कि आखेट खाद्य संग्रह यानी जो शिकार करते थे, फल फूल का इकट्ठा क्या करते थे आदि मानव, कैसे कैसे जो है भोजन उत्पादन तक पहुँचे, इसका अध्ययन कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हासिल किया कि आरंभिक मानव जो थे आखिर इधर उधर क्यों घूमते थे। तो हम लोगों के उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले से रहा करते थे। उससे किस नाम से जानते हैं? आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। यानी जो 20 लाख साल पहले से रहा करते थे उससे हमने क्या नाम दिया? आखेटक खाद्य संग्राहक। और यह नाम जो है कैसे पड़ा? तो भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। भोजन कैसे करते थे इंतजाम? आमतौर पर जो खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, इसलिए इन्हें क्या बोला गया? आखेटक। और मछलियाँ चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे, इसीलिए इसे बोला गया खाद्य संग्राहक। इसीलिए इसे क्या बोला गया? खाद्य संग्राहक। तो यह नाम जो कैसे पड़ा? आखेटक खाद्य संग्राहक जो नाम पड़ा है, भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें आरंभिक मानव को आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। अब आखिर आखेटक खाद्य संग्राहक जो थे इधर उधर क्यों घूमा करते थे? तो पहला कारण क्या है? पहला कारण है अगर वो एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों फलों जानवरों को खाकर समाप्त कर देते, इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। तो पहला कारण बोलना है कि भोजन की तलाश में इधर से उधर घूमते रहते थे। दूसरा कारण था जानवरों का पीछा करते हुए। दूसरा कारण क्या है कि जानवर जो अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं, इसलिए इन जानवरों का पीछा करने वाले लोग भी इनके पीछे जाया करते होंगे। तो यानी जानवरों का पीछा करते करते एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते थे। और तीसरा कारण था अलग अलग मौसम में। तीसरा कारण क्या है? यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार जो है स्थान बदलते रहते थे। और चौथा कारण बताए थे पानी की तलाश में। पानी की तलाश में थोड़ा जल्दी से करते हैं क्योंकि कल की क्लास में पढ़ा चुके हैं। और उससे बच्चे जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर लाइक ज़रूर करें। तो आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? तो क्या बोले थे कि आरंभिक मानव के बारे में जो जानकारी मिलती है वो क्या है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक क्या करते थे। यानी कि जो आखेटक खाद्य संग्राहक थे उस समय उन वस्तुओं का उपयोग करते थे जो अभी मिला है। किन्हें मिला है? तो पुरातत्वविदों को मिली है। उसी के आधार पर जो है उनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। कौन? पुरातत्वविद। लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हो, इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। तो आरंभिक मानव जो थे किन किन औजार के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो पत्थर और लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाते थे। किन चीज़ों का औजार बनाते थे? पत्थर के, लकड़ियों का और हड्डियों के औजार बनाते थे। कुछ औजारों का उपयोग जो है फल फूल काटने, हड्डियाँ मांस काटने, पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगा कर भाले और बांध जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए किया जाता था। तो लकड़ियों का उपयोग जो है किस रूप में करते थे? तो ईंधन के रूप में
ईंधन के लिए और साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए करते थे। इसके बाद क्या बताया था, लाल त्रिकोण वाले स्थान ये पूरा स्थल है जहाँ से आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं। लाल त्रिकोण वाले स्थान कौन कौन सा है? एक है कुरनूल गुफाएं, हुसगी और भीमपेटका। यहाँ से आखेटक खाद्य संग्राहक के प्रमाण मिला है। उसके बाद पूरा स्थल के बारे में जाने कि पूरा स्थल किसे बोलते हैं। तो पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पूरा स्थल। और आग की खोज, कुरनूल गुफा। कुरनूल गुफा से किसका साक्ष्य मिला है? राख के अवशेष मिले हैं। राख के अवशेष से क्या पता चलता है कि आरंभिक लोग जो है आग जलाना सीख गए थे। इसके बाद हम लोगों ने अध्ययन किया नाम और तिथियां। इसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल कब से कब तक माना जाता है? 20 लाख से लेकर 12,000 साल पहले तक का काल जो है इसे बोलते हैं पूरा पाषाण काल। 20 लाख साल से पहले, 20 लाख साल पहले से 12,000 तक कौन सा काल? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के भी 3 भाग है। एक आरंभिक पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, तीसरा उत्तर पूरा पाषाण काल। मानव इतिहास की 99% कहानी इसी काल में घटित हुई। किस काल में? पूरा पाषाण काल में। उसके बाद पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलता है किस काल में? मध्य पाषाण युग या काल। इसे मेसोलिथ भी बोलते हैं। मध्य पाषाण युग को क्या बोलते हैं? मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 से लेकर 10,000 तक। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर कैसे होते थे? बहुत छोटे होते थे। यानी मध्य पाषाण काल के जो औजार होते थे कैसे होते थे? बहुत छोटे होते थे। इन्हें क्या बोलते हैं? माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। उसके बाद आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल लगभग 10,000 साल पहले से शुरुआत होता है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में, यानी बदलती जलवायु। बदलती जलवायु लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। लगभग 12,000 साल पहले जो है दुनिया की जलवायु में क्या बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। देखिए पूरा पाषाण काल जो था वो बर्फ युग, अधिकतर जो था जलवायु वहाँ कैसी थी? नम थी। अब थोड़ा सा गर्मी बढ़ने लगी और क्या घास वाले मैदान जो है बनने लगे। जैसे घास वाले मैदान बनने लगे तो इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। यानी उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर के जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपने ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। तो मध्य पाषाण काल में यहाँ पे क्या पशुपालन की शुरुआत होता है और मछली जो होता है भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन जाता है। खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। यानी इसी दौरान जो था उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज जो है प्राकृतिक रूप से यानी स्वतः प्राकृतिक रूप से जो उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही ये यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते हैं। यानी धीरे धीरे जो है
महिला पुरुष बच्चों इन अनाजों को भोजन के रूप में बटोरना शुरू कर दिया और धीरे धीरे सीखने लगे कि अनाज जो है कब पककर तैयार होते हैं, कहाँ उगते हैं, इस तरह सीखने लगे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। ठीक इसी तरह से जिस प्रकार से देख करके कि कब भोजन अनाज जो है कब पककर तैयार होता है, कहाँ उगते हैं, इस तरह से धीरे धीरे वो जो है खुद खेती करना सीख लिया और कृषक बन गए। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित किया। घरों के आसपास क्या चारा रख करके जानवर को आकर्षित करते थे और उन्हें फिर पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। क्या था? सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह क्या था? कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे ये पशुपालक बन गए। तो 2 पॉइंट याद रखना है। पशुपालन की शुरुआत कौन से काल में होता है? मध्यपाषाण काल में। कितने साल पहले? 12,000 से लेकर के 10,000 साल पहले तक का काल क्या बोलते हैं? मध्यपाषाण काल। और इसमें जो खेती करना सीख यानी खेती की शुरुआत होती है मुख्य रूप से तो नवपाषाण काल से माना जाता है। देखिए अब बसने की प्रक्रिया। बसने की प्रक्रिया पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। बसने की प्रक्रिया किसे बोलते हैं? तो लोगों द्वारा जब पौधे उगाने लगे और जानवरों की देखभाल करने को क्या कहते हैं? बसने की प्रक्रिया नाम दिया गया है। और यह जो करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। बसने की प्रक्रिया कब शुरू हुई? तो 12,000 साल पहले शुरू हुई। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आते हैं। यानी कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल क्या था? गेहूं और जौ। कृषि के लिए सबसे प्राचीन फसलों में क्या था? गेहूं और जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते, उसके बाद भेड़, बकरी आते हैं। तो पूछा जाएगा सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया? तो वह क्या था? कुत्ता। और कुत्ते के बाद भेड़, बकरी आते हैं। और प्राचीनतम फसलों में गेहूं और जौ। गेहूं और जौ यह करीब कितना साल पहले? 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। बसने की प्रक्रिया कितने साल पहले शुरू हुई थी? 12,000 साल पहले शुरू हुई। अब आते हैं एक नवीन जीवन शैली। यहाँ से नवपाषाण काल की शुरुआत हो जाता है। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगी कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। यानी बोल रहा है किताब बुक जो है क्या बताना चाह रहा है कि तुम ऐसे किसी भी पौधा का बीज बोकर देखो और तुम पाओगे कि विकसित होने में उससे कुछ वक्त का समय लगता है। कुछ दिन भी लग सकता है, कुछ महीने या फिर साल तक
लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे, अभी क्या सीखे, जब लोग पौधे उगाने लगे तो उन्हें देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, बोने से लेकर पकने तक पौधों की सिंचाई करना, खरपतवार हटाना, जानवरों और चिड़ियों से फसल की रक्षा करना, जैसे बहुत से काम शामिल थे। इस तरह से धीरे धीरे क्या हो गए, बहुत समय तक उसे फसलों की देखभाल करने के लिए रहना पड़ा। इस तरह वो जो घुमंतू जीवन था अब अस्थायी जीवन में परिवर्तित हो गया। एक ही जगह पर रहने लगे और अनाज का उत्पादन करने लगे। बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। और इतना नहीं, अनाज को भोजन में तो प्रयोग करते ही और उनके बीज को बचा करके रखते थे ताकि फिर से बो सकें। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। इसलिए अब क्या हुआ, भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी और ज़मीन में गड्ढा खोदा। किस लिए, अनाज को रखने के लिए। यानी अनाज को रखने के लिए मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाने शुरू कर दिए, टोकरियाँ बनाई गई और ज़मीन में गड्ढा खोदकर भी अनाज रखते थे। अब जानते हैं जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार कैसे थे, तो जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त होता है। यानी जानवर जो होते हैं बच्चे देते हैं और उनकी संख्या क्या होता है, बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे हमें दूध भी मिलता है जो भोजन का क्या है, अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। यानी पशुपालन जो है भोजन के भंडारण का एक तरीका है। इसीलिए इसे बोला गया जानवर को चलते फिरते खाद्य भंडार। आगे बढ़ते हैं, आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 13 देखो। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। नीले बिंदु देखिए यहाँ पे नीले बिंदु नवपाषाणिक पुरास्थल कहाँ कहाँ है, पयमपल्ली, हल्लूर और महादहा, कोल्डिहवा, यह हो गया चिरांद, दावजली हेडिंग और ऊपर कश्मीर में बुर्जहोम और इधर है मेहरगढ़। यानी ये सब वे स्थान है जहाँ से कृषि और पशुपालन के साथ क्या बोल रहे, शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। तो कौन कौन सा स्थान है, नवपाषाणिक स्थल क्या कौन कौन सा है, मेहरगढ़ पर बुर्जहोम, चिरांद, कोल्डिहवा, महागढ़ा और दावजली हेडिंग, हल्लूर और पयमपल्ली, ये सब क्या नवपाषाणिक पुरास्थल है। तो यहाँ से क्या हुआ है कि कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है वह पश्चिमोत्तर क्षेत्र और आधुनिक कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी। वास्तव में देखा जाए तो ये जो निर्दिष्ट स्थान है कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां
थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। तो मिला जुला करके यहाँ इतना में क्या याद रखना है आपको, तो बदलती जलवायु एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए, बदलती जलवायु यानी 12,000 साल पहले क्या होता है कि दुनिया की जो जलवायु में बड़े बदलाव आते हैं। यानी जो नम जलवायु थी अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगी। इससे क्या हुआ कि इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में जो घास उगने लगे, और जब घास उगने लगे तो घास खाने वाले जो जीव जंतु की संख्या बढ़ने लगी। हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खा करके जिंदा रह सकते थे। ध्यान से समझिएगा, रह सकते थे। और जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके जो खाने पीने की आदत और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। यानी इस काल में तो ये सब स्रोत था ही। हिरन, बारहसिंगा, भेड़ ये सब का शिकार करता था, पालतू अपने हिसाब से पालतू बनाने लगे, और मछली भी जो थे इस काल के भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। उसके बाद खेती और पशुपालन की शुरुआत। तो खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुआ होगा, तो उपमहाद्वीप के जो भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे, यानी स्वतः उगने लगे थे। और शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं। इस तरह से धीरे धीरे वो अब कृषक बन गए। क्या बन जाते? कृषक बन गए। और अपने घरों के आसपास जो है चारा को रख करके जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाते थे। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया हुआ क्या था? कुत्ते का जंगली पूर्वज था। क्या था? कुत्ते का जंगली पूर्वज, यानी कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया गया था। और धीरे धीरे फिर लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। यानी सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया, उसके बाद धीरे धीरे फिर भेड़, बकरी, गाय, सूअर इन सबको पालतू बनाया गया। और ऐसे जानवर जो क्या झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे, और अक्सर लोग जो है जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी रक्षा भी करते थे। तो इस तरह से देखा जाए धीरे धीरे पशुपालक बन गए। यानी इस काल में कृषक बन जाते हैं और पशुपालक बन जाते हैं। खेती और पशुपालन की शुरुआत होती है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि बसने की प्रक्रिया किसे बोलते हैं, तो लोगों द्वारा जब पौधे उगाने लगते हैं, जानवरों की देखभाल करने को, इसे ही क्या बोला गया? बसने की प्रक्रिया नाम दिया गया है। या करीब जो है बसने की प्रक्रिया की शुरुआत कब होती है? तो करीब 12 साल पहले शुरू हुई। बसने की प्रक्रिया का आरंभ कब होता है? करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में क्या था? गेहूं और जौ। गेहूं और जौ। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवर कौन से थे? कुत्ते। उसके बाद भेड़, बकरी आते हैं। फिर हम लोगों ने देखा एक नवीन जीवन शैली, यानी कैसे जो है अस्थायी जीवन की ओर बढ़ने लगे। अब आदि मानव जो थे एक घुमंतु जीवन ना जी करके अब जो है अस्थायी रूप से रहने लगते हैं। तो कैसे अस्थायी रूप में आ जाते हैं? तो बताया गया है कि पौधे को तुम बीज जो है बो करके देखो। देखिए, उसे तुम पाओगे कि विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। वो कुछ दिन लग सकता है, कुछ समय यानी कुछ महीने, कुछ साल लग सकता है। तो जब लोगों पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। तो बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक और उनकी सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। तो इस तरह से धीरे धीरे एक ही जगह जो रहने लगे,
एक ही जगह पे रहने लगे लंबे समय तक। इससे क्या हुआ, अस्थायी जीवन की शुरुआत होती है। और फिर अनाज को भोजन और बीज दोनों रूप में प्रयोग करते थे। यानी बीज को जो है बचा करके रखते थे, अनाज को भी बचा करके रखते थे, भंडारण की शुरुआत होती है। यानी इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में क्या हुआ कि मिट्टी के घड़े बनाने शुरू कर देते हैं। यानी नवपाषाण काल में क्या बनने शुरू हो जाते हैं, मिट्टी के घड़े। क्यों, भंडारण की ज़रूरत है, यानी अनाज को बचा करके रखना है। तो कुछ इलाकों में जो है लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए और टोकरियाँ बुनी या ज़मीन में गड्ढा खोदा। 3 तरह से रखते, बड़े बड़े बर्तन बनाते थे, टोकरियाँ बनाते थे और ज़मीन में गड्ढा खोद करके अनाज को रखते थे। अब जानवर किस किस प्रकार से चलते फिरते खाद्य भंडार थे। तो जानवर जो है क्या करते हैं, बच्चे देते हैं और इनसे उनकी संख्या बढ़ती है। यदि जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, उनसे हमें दूध मिलता है, मांस मिलता है, और यह क्या है, जो भोजन के लिए एक अच्छा स्रोत है। और दूसरे शब्दों में पशुपालन जो है भोजन के भंडारण का एक तरीका है। एक तरह से समझ जाइए कि भोजन के रूप में क्या है, एक भंडार है। उसके बाद क्या जाने कि आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में। क्या आरंभिक कृषक और पशुपालक, तो शुरुआती कृषक और पशुपालक होने के साक्ष कहाँ से मिले। तो जो मानचित्र 2 में नीले वर्ग दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए नीले वर्ग, यहाँ से पशुपालन और कृषि के जो है साक्ष्य मिला है। बुर्जहोम, मेहरगढ़, कोल्डिहवा, महागढ़ा, चिरांद, यहाँ पैम्पली, हल्लूर, यानी नवपाषाणिक स्थल है। दावजली हेडिंग, ये सब क्या है, नवपाषाणिक पुरा स्थल है। तो यहाँ से जो है शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। यानी खेती की शुरुआत कहाँ से, तो नवपाषाण काल से, और पशुपालक के भी शुरुआत पशुपालकों के होने के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो नवपाषाण काल से। और आधुनिक कश्मीर में ये महत्वपूर्ण जो है कहाँ कहाँ है, तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में। आधुनिक कश्मीर पूर्वी और दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। अब जानते हैं स्थायी जीवन की ओर। यहाँ तक क्लियर। देखिए अब पढ़ते हैं स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जहोम। बुर्जहोम कहाँ है, वर्तमान में कश्मीर में। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे उदाहरण के रूप में बुर्जहोम। तो बुर्जहोम से जो है झोपड़ी और घर के साक्ष्य मिला है। बुर्जहोम से कहाँ है, कश्मीर में। यहाँ के लोग जो थे गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तावास कहा जाता है। देखिए थोड़ा सा लोकेशन देख लेते हैं, बुर्जहोम कहाँ पे है। तो बुर्जहोम यहाँ पे देखिए, बुर्जहोम जो है वर्तमान में कश्मीर में। कहाँ है, कश्मीर में। यहाँ से जो है गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। यानी यहाँ के लोग जो थे गड्ढे के नीचे जो है घर बना करके रहते थे। किस रूप में रहते थे, गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। यानी गड्ढे के नीचे जो घर क्यों बनाते थे, तो ठंड से जो है मौसम में, ठंड के मौसम में उन्हें सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। यानी पुरातत्वविदों को जो है झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। यानी बहुत से जगह से पत्थर के औजार भी मिले जो पुरापाषाण काल के औजार से भिन्न है, इसलिए इन्हें क्या बोला गया, नवपाषाण युग के औजार माने गए हैं। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी।
यह ध्यान रखना, इस काल में धार को यानी तीक्ष्ण पैना करने के लिए क्या चढ़ाई जाती थी? पॉलिश चढ़ाई जाती थी, यानी पेंट किया जाता था, पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। यानी ओखली और मुसल का भी प्रयोग नवपाषाण काल में होता है। किस काल में? नवपाषाण काल में ओखली और मुसल का प्रयोग किसके लिए करते थे? अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त जो अन्य चीज़ों को पीसने के लिए। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। आज भी देखा जाए हजारों साल बाद भी ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। तो ओखली और मुसल का प्रयोग कब से शुरुआत हुआ? तो नवपाषाण काल से। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए गए। इस काल में जो कुछ औजार जो है हड्डियों से भी बनाए गए। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। नवपाषाण काल के पुरास्थलों से जो है कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। बर्तन का उपयोग किसके लिए होता था? तो अनाज के भंडारण के लिए होता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग जो खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। अब जो है नवपाषाण काल में चावल, गेहूं, दलहन ये सब जो अनाज थे आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे, यानी कपड़े जो है अब सिल करके पहनने लगे, कपड़े भी बुनने लगे। इसके लिए कपास और आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। तो यानी कपास की खेती भी नवपाषाण काल में शुरुआत होता है। कपास की खेती की जाती किसके लिए? कपड़े बुनने के लिए। यानी यहाँ तक लोग जो है नवपाषाण काल में कपड़ा बुनना सीख चुके थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। यानी ये परिवर्तन जो थे सब जगह एक साथ आ गए, ऐसा बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह का काम ही कर रहे थे, वहीं अन्य दूसरे जगहों पर देखा जाए तो हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। देखिए सूक्ष्म निरीक्षण। अब मेहरगढ़ के बारे में जानते हैं। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मेहरगढ़ जो एक नवपाषाणिक पुरास्थल है। क्या है? नवपाषाण काल के पुरास्थल है। मेहरगढ़ ढूंढो। मानचित्र 2 में मेहरगढ़ ढूंढो। मेहरगढ़ ढूंढना है। देखिए मेहरगढ़ कहाँ पे? मेहरगढ़ यहाँ पे मेहरगढ़, यह है मेहरगढ़। इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु क्या था? तो मेहरगढ़ ढूंढ लिए। अब जानते हैं यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास। मेहरगढ़ जो है ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं, जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। तो मेहरगढ़ वह स्थान है जहाँ सबसे पहले स्त्री पुरुष ने क्या चीज़? गेहूं और जौ उगाना सीखा और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली है। इनमें हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। यहाँ से मेहरगढ़ से जो है बहुत सी हड्डी मिली है। और हड्डियाँ जो है किन जानवरों की है? तो हिरन, सुअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं।
और मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं। मेहरगढ़ से आयताकार घर के भी साक्ष्य मिला है, अवशेष मिले हैं चौकोर तथा आयताकार। और प्रत्येक घर में जो 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। यानी मेहरगढ़ में जो है ऐसी मान्यता थी, आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है उस समय। इसीलिए क्या करते थे लोग, उस समय के लोग जो कब्रों में जब मृतक को दफनाते थे तो उसके साथ खाने पीने के जो कुछ सामान रख देते थे। जैसे देखिए यहाँ से उदाहरण बता रहा है कि जैसे एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। नवपाषाणिक बर्तन देख लीजिए, इस प्रकार का बर्तन था नवपाषाण काल में। और ये जो चौकोर आयताकार घर के साथ मिला मेहरगढ़ से, मेहरगढ़ के घर का चित्र। तो इस तरह से यह अध्याय जो है समाप्त होता है। और अन्यत्र एक खुद पढ़ लीजिएगा। तो अगली क्लास में हम लोग जो है आरंभिक नगर के बारे में पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए एक बार फिर से जल्दी से रिकैप कर देते हैं। सबसे पहले इस अध्याय में क्या जाने, पूरा पाषाण काल के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, पूरा पाषाण काल के बारे में क्या जाने कि मानव जो आरंभिक मानव था इधर उधर घूमते थे, घुमंतु जीवन था। क्या था? घुमंतु जीवन। और धीरे धीरे जो है आखिर इधर उधर क्यों घूमते थे ये बता चुके हैं। और घुमंतु जीवन से वो धीरे धीरे जो है पूरा पाषाण काल में क्या आग की खोज कर लेते हैं। और मध्य पाषाण काल में कृषि का विकास होता है, पशु पालने की शुरुआत होता है। यहाँ पर जैसे जलवायु परिवर्तन होता है यानी गर्मी बढ़ने लगती है, धीरे धीरे क्या जो घास वाले मैदान बनते हैं और घास खाने वाले जो जंतु होते हैं उनकी संख्या बढ़ती जाती है। इससे जानवरों का शिकार करते थे, उनके पीछे आए और उनके जो खाने पीने की आदत को देखे और जानकारी हासिल करने लगे। और इसी से क्या होता है, अनुसार पालने की बात सोचने लगे, यानी जानवरों को पकड़कर अपने ज़रूरत के अनुसार पालने लगे। यही खेती और पशुपालन की शुरुआत होता है। किस प्रकार से होता है? प्राकृतिक रूप से जो है गेहूं, जौ और धान उगने लगे। शायद महिलाओं और पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही ये यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते हैं, कब पककर तैयार होते हैं। इस तरह से उनको देखा और समझा। धीरे धीरे वो एक कृषक बन गए और पशुपालन की शुरुआत हो जाती है, खेती की शुरुआत होती है। और साथ ही साथ पशु भी पालने लगे। चारा को जो है अपने घरों के आसपास रख देते थे, जिससे जानवर जो है आकर्षित होते थे। और जो जिस जंतु को पहले पालतू बनाया गया वह क्या था? कुत्ते का जंगली पूर्वज था, कुत्ते का जंगली पूर्वज। इस प्रकार से मध्य पाषाण काल में कृषि का विकास होता है और पशुपालन की शुरुआत होती है। और एक नवीन जीवन शैली क्या बोले कि किस प्रकार से जो है घुमंतु मानव था वह अस्थायी जीवन की ओर बढ़ा। यानी धीरे धीरे जब पौधे को उगाने लगे तो उनमें उनकी देखभाल करने के लिए अधिक समय तक रहना पड़ता था। पौधों की सिंचाई करना, खरपतवार हटाना
और जानवरों से सुरक्षा करना है। इसके लिए उन्हें जो है एक ही जगह टिक कर अस्थायी रूप से रहना पड़ता था। तो इससे क्या हुआ, एक नवीन जीवन शैली की शुरुआत होती है। वह क्या था, अस्थायी जीवन। अब जो है इधर उधर घुमंतु जीवन ना जी करके एक ही जगह पे रहने लगे। तो अस्थायी जीवन की शुरुआत होती है। तो इसका साक्ष कहाँ से मिलता है, झोपड़ियों और घरों के साक्ष कहाँ से मिलता है, तो बुर्ज होम से। कहाँ से, बुर्ज होम से जो है गड्ढे वाले घर, गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा गर्तवास का साक्ष कहाँ से मिलता है, तो क्या बोलना है, बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ है वर्तमान में, कश्मीर में। और गर्तवास के यानी गड्ढे के नीचे जो घर क्यों बनाते थे, तो ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी इसलिए गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। और नवपाषाण काल में जो औजार थे उनमें परिवर्तन आया। औजारों में पॉलिश चढ़ाई जाती थी और ओखली और मुसल का भी प्रयोग होने लगा। किसके लिए, तो अनाज जो है पीसने के लिए, अन्य चीज़ों को पीसने के लिए। इस तरह से और ये जो नवपाषाण काल में धीरे धीरे कपड़ा बुनना भी सीख जाते हैं, कपास की खेती करने लगते हैं और कपड़ा भी बुनना सीख चुके हैं। तो इस तरह से खेती और पशुपालन को अपना लिया धीरे धीरे। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु कैसा था, तो सबसे पहले यह जानना है, मेहरगढ़ जो है एक हरा भरा समतल स्थान है और यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास है। किसके पास है, कौन सा दर्रा, बोलन दर्रे के पास जो है हरा भरा समतल स्थान है मेहरगढ़। मेहरगढ़ वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले क्या, गेहूं और जौ उगाना सीखा और भेड़ बकरी पालना सीखा। और यहाँ से मेहरगढ़ से जो जानवरों की हड्डियाँ मिली है, इनमें हिरन, सूअर, जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। और मेहरगढ़ से आयताकार या चौकोर या आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। तो पूछा जाएगा कि चौकोर या आयताकार घरों के साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो क्या बताना है, मेहरगढ़ से। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं जिनमें से कुछ संभवतः भंडार के काम आते होंगे। और यहाँ पर जो है लोगों की आस्था क्या थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रख देते थे। यानी ऐसी मान्यता थी कि मरने के बाद जीवन होता है, इसलिए उसके साथ जो कब्र में जब दफनाते थे लाश को, तो कुछ सामान भी रख देते थे भोजन के लिए कि बाद में खाएगा परलोक में। ठीक इस तरह से यह अध्याय जो समाप्त होता है। दोस्तों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में हम लोग जो है आरंभिक नगर के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, गुड बाय, धन्यवाद।